नमस्ते, मेरा नाम है प्रेरणा और आप देख रहे हैं और नारी। आज हमारे स्टूडियो में हमारे ख़ास मेहमान हिमांशु वाजपेयी आए हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में। हिमांशु कहानियाँ लिखते हैं, दास्तान गो हैं, लखनऊ से हैं और जहाँ भी जाते हैं अपने साथ थोड़ा सा लखनऊ लेकर जाते हैं और बिखेर देते हैं लोगों की ज़िंदगी में। बहुत ही खूबसूरत काम है। इनकी नई किताब जो है किस्सा किस्सा लखनऊआ, ये राजकमल प्रकाशन से आई है। ये है लखनऊ के अवामी किस्से, यानी लखनऊ के लोगों के किस्से। इनकी जो दास्तान गोई है, इसके लिए दूर दूर से लोग आते हैं, सुनते हैं। इनकी जो दास्तान है, इनकी जो कहानियाँ हैं वो किताब की शक्ल में आई हैं और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लखनऊ की जो एक जो पहचान है उससे जुड़ी हुई कहानियाँ हैं और कहीं ना कहीं उसे चैलेंज भी करती हैं कि लोगों के दिमाग में जो उसकी समझ है कैसी नहीं है। तो सबसे पहले तो आपसे मेरा सवाल ये है कि इस किताब के कवर पर एक औरत बनी हुई है जो कि कुछ कढ़ाई या बुनाई कर रही है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जी, तो ये जो सबसे पहला हमारा जो सवाल है इस किताब के बारे में, वो इसके कवर से शुरू होगा कि इस पूरे कवर में ये जो दो औरतें हैं, एक जो ऊपर बिनाई या कढ़ाई कर रही है और एक जो है वो नाचने की मुद्रा में खड़ी हैं। तो हम इनके बारे में बात करते हैं कि आखिर इनकी कहानी क्या है। जी, तो प्रेरणा, सबसे पहले तो ये जो कवर पर जो मोहतरमा है जो कढ़ाई कर रही हैं, आपने सही पहचाना, ये कढ़ाई कर रही हैं। ये इसलिए कवर पर हैं क्योंकि ये चिकन का जो काम होता है, चिकनकारी का लखनऊ में, ये उसकी कढ़ाई करने वाली औरतों को एक ट्रिब्यूट है मेरी तरफ से। असल में ऐसा होता है कि लखनऊ का चिकन बहुत मशहूर है, बहुत लोग उसको पसंद करते हैं। बाहर से कोई भी लखनऊ जाता है तो ख़रीद करके ले जाता है, दूर दूर तक जाता है, बाहर विदेशों में भेजा जाता है। लेकिन उसके पीछे की एक कहानी ये है जिसकी तरफ कम लोगों का ध्यान जाता है कि मसलन एक अच्छी साड़ी चिकन की, जिसमें खूब सारा काम है चिकन का, वो 10,000 या 15,000 की जो साड़ी बिकती होगी, उसको बनाने में, उसको काढ़ने में, उसकी कढ़ाई करने में एक औरत को, जो वो औरतें हैं ये जो घरों में, आम घरों की आम औरतें, तो लखनऊ के आसपास के जो गांव हैं उनमें ये काम होता है घरों के अंदर, और महिलाएं ही करती हैं, आम महिलाएं, जिसमें बुज़ुर्ग भी हैं, बिना पढ़ी लिखी महिलाएं भी हैं, बीमार महिलाएं भी हैं। तो उस महंगी साड़ी को काढ़ने में 1 महीना लगता है एक औरत को कम से कम, और उस एक साड़ी को काढ़ने की जो मज़दूरी है वो 150 रुपये है। तो एक दिन की मज़दूरी 5 रुपये है। तो 5 रुपये पर डे की मज़दूरी है, और ना उनके लिए कोई सुविधाएं हैं, ना कोई ऐसा यूनियन है, ना कोई ऐसी सहूलत है, काम कर रही हैं। तो जब चिकन का तो बहुत शोहरा होता है, चिकन की दुकानों का बड़ा शोहरा होता है, हर आदमी ने फ़ोटो लगा रखी है कि हमारे यहाँ सलमान खान आए, हमारे यहाँ कंगना रनौत आई। लेकिन इन औरतों के पीछे जिनका असल उसमें पसीना शामिल है, मेहनत शामिल है, उन पर बात नहीं होती। तो ये एक तरीके से उस पहलू को दिखाने की कोशिश है, इसलिए वो कवर पर है। बहुत खूबसूरत ख्याल है। अब्दुल बिस्मिल्लाह, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सही कर सुधार दीजिएगा। उनकी लिखी हुई किताब है झीनी झीनी बीनी चदरिया, नाम सही लिया ना मैंने? उनकी भी, और ये बनारस की जो बनारसी साड़ी बनाने वाले कारीगर हैं, उनकी ज़िंदगी में एक झलक देती है। तो ये वो बहुत ही संजीदा किताब कहेंगे इसे। और हर जगह या हमारे यहाँ हर कला का यही अलमिया है कि जो भी हम बातें कला पर तो बहुत करते हैं, या जो हुनर है उस पर बहुत करते हैं, चाहे वो बनारस में साड़ियों का मामला हो, जो कि मुबारकपुर में और आज़मगढ़ में और पूरे पूर्वांचल में जिस तरह से काम है वो, लेकिन उसके जो कारीगर हैं उनकी कितनी ख़राब हालत है, या जैसे चिकनकारी का मामला है, या बरेली में मंझा एक ज़माने में बड़ा मशहूर था, अब वो चाइनीज़ मंझा आ गया तो मंझा कारीगर परेशान हैं। तो इस तरह की दिक्कतें हैं, हम उन पर ध्यान नहीं दे पाते। तो इस किताब की ख़ास बात यही है कि इसमें लखनऊ के फ्यूडल किस्से नहीं हैं, नवाबों के, बेगमों के, ताल्लुक़ेदारों के किस्से नहीं हैं, इसमें अवामी यानी आम लोगों के किस्से हैं। तो इसमें सब्ज़ी वालों के, रिक्शे वालों के, ठेले वालों के, भांडों के, आम म्यूजिशियंस के, इनके किस्से हैं उसमें। तो इसलिए ये जी। जब किस्सों की बात करते हैं तो आपकी इस किताब में
चंद ऐसे भी किस्से हैं जो बहुत हटके हैं आमतौर पे जिस तरह का लखनऊ हम सोचते हैं समझते हैं। फिल्मों ने भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा की है कि उनकी जो समझ है उसमें उससे थोड़े से हटके हैं ये किस्से। जैसे एक किस्सा है कि नवाब साहब और पेट का दर्द, उसमें उस किस्से में होता ये कि नवाब साहब बड़े नकचढ़े से होते हैं और अपनी बीवी पर रोब जमाते रहते हैं, लेकिन उस कहानी में एक ट्विस्ट है अंत में जो कि बड़ा प्यारा लगा मुझे। तो उस कहानी के और एक और कहानी है जिसमें आपने बात की है कि किस तरह से तवायफ़ें जो तहज़ीब सिखाती थी, जो अभी भी ये चीज़ पॉपुलर है कि जो लखनऊ में लोग तवायफ़ों के पास जाते थे वो तहज़ीब सीखने के लिए जाते थे, लेकिन उसमें भी आपने एक अपना अलग टेक लिया है जो कि बहुत रिफ़्रेशिंग है, बहुत हटके है। तो इन किस्सों के ज़रिए जो औरतें आपकी किताब में हैं, जैसा आपने अपनी इंट्रो में भी, इस किताब का जो इंट्रो है बहुत ही प्यारा सा है, इसमें इन्होंने लिखा है कि इनके मुताबिक पुराने लखनऊ की गलियों में बेसबब भटकना ऐसे है जैसे आप महबूबा की जुल्फ़ से ख़म निकाल रहे हो। ख़म का मतलब उलझन होता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अरे उर्दू यार कुछ तो समझ आ गया मुझे। तो महबूबा की जुल्फ़ से ख़म निकालना हो, तो ये जो एक महबूबा का की जो इमेज है, जो एक लखनऊ की औरतें हैं, ये आपकी किताब में किस तरह उभर कर सामने आई हैं, इस पर हम थोड़ी सी बातचीत करना चाहेंगे आपसे। तो ये जो इसमें ख़ास तौर पर सही आपने कहा कि इसमें एक तो नवाब साहब और पेट के दर्द में जो वो है कि आम तौर पर वो नवाब साहब बेचारे बहुत सारी चीज़ें बनाने की कोशिश करते हैं, उनसे खाना पक नहीं रहा होता है, भूख बहुत तेज़ लगी होती है और बेगम को डांट चुके होते हैं तो वो नाराज़ होती हैं। तो आम तौर पर ये होता है कि पति को परेशान देखकर रिवायती कहानियों में आखिर में पत्नी मान ही जाती है, वो फिर चली ही जाती है किचन में। यहाँ ये औरत जो है ये अपना बेनियाजी से लेटी होती है और ये सब तमाशा देख रही होती है, जाती नहीं है, लेकिन फिर वो सो जाती है। तो वो सोने की अलामत इसलिए भी रखी गई कि वो ये बताना है कि वो इतनी थकी हुई होती है कि उसको 2 पल सुकून मिलता है तो वो बेनियाज होकर उसकी आंख लग जाती है, वो सो जाती है। तो वो ये अगर कोई दूसरी रवायती कहानी होती तो शायद नवाब साहब उठते और उनको अपनी बिस्तर के बगल में हलवा बन के रखा हुआ दिखाई देता है, ऐसा कुछ होता, जबकि इसमें नहीं है। इसमें ये तो ये इसीलिए कहानी है कि भाई वो आप करें जो करना है, मैं नहीं उठ रही हूँ। तो ये है। और दूसरा जैसे वो जो कहानी है जो तहज़ीब सीखने की, तो उसमें बार बार ये बात कही जाती रही कि तहज़ीब सीखने के लिए जाते थे शुरफा के जो घर के बच्चे थे। तो मेरा ये कहना है कि तहज़ीबदार होती थी तवाइफ़ें, लेकिन लखनऊ में ख़ास तौर पर अगर आप जिन लोगों ने सही से काम किया है, या जो नागर जी का जो एक काम है ये कोठे वालियाँ, और उस तरह से और जो काम है आप देखेंगे अगर संजीदगी से, जिन्होंने सही में उनकी गहराई में उतरकर बातचीत करके काम किया है, तो तहज़ीब सीखने की जो बात है, हमने उसमें लिखा कि अगर कोई मंटो होता लखनऊ में तो वो इस चीज़ को उघाड़ता कि इस एक जुमले के पीछे कितनी बदतमीज़ी छिपी हुई है। बहुत सुंदर पंक्ति एक्चुअली पढ़ते हुए मुझे बहुत अच्छी लगी थी। लखनऊ में एक जुमला उन दिनों भी मशहूर था और आज तो शायद उन दिनों से भी ज़्यादा मशहूर है कि अमीर लोग अपने बच्चों को तवाइफ़ से तमीज़ सीखने के लिए भेजा करते थे। ये सच है कि लखनऊ की तवाइफ़ें बेहद तमीज़दार होती थीं, मगर तब के लखनऊ को एक अदद मंटो की ज़रूरत थी जो ये बताता है कि तवाइफ़ों से तमीज़ सीखने का ये जुमला अपने आप में कितनी बदतमीज़ियाँ छुपाए है। इसकी आड़ लेकर अमीरज़ादों ने हाशिए की उन औरतों पर क्या क्या सितम ढाए हैं, इसकी गिरह खुलना अभी बाकी है। तो ये वही है कि हम उस पूरे बात में जो उनका जो मानवीय पहलू है, हमने तवाइफ़ों का ज़िक्र बहुत लखनऊ के हवाले से होता है, लेकिन ज़्यादातर उसी तरह से होता है कि उनकी जो इंसानी रूह है, उनके जो मसाइल हैं, उन पर उतनी बात नहीं होती। तो कोशिश ये थी कि उनका वो पहलू भी सामने आए। और इसी तरह से और भी क़िस्सा है इसमें कि एक नवाब साहब आते हैं, वो पूछते हैं, पनवाड़िन उनको दिखाई देती है। नवाब साहब आशिकाना मिजाज, फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं, या उनको एक कहते हैं, बी पनवाड़िन 10 पान लगाना। तो पनवाड़िन लखनऊ की होती है ख़ास, वो अपनी जूते पे हाथ रखती है, कहती कितने लगाऊं? तो वो नवाब साहब फ़ौरन जुमला दुरुस्त करते हैं, कहते हैं, भी पनवाड़िन मैं अर्ज़ कर रहा था कि 10 पान बनाना। तो ये क़िस्सा दरअसल यूँ आया है कि पान लगाना, कुछ लोग कहते हैं सही मुहावरा है, पान लगाए जाते हैं, कुछ कहते हैं पान बनाए जाते हैं। तो ये क़िस्सा उस हवाले से आया। लेकिन इसमें भी वो जो औरत है वो नवाब साहब को जूते पे हाथ रख के बता रही है कितने लगाऊँ। या एक और इसमें एक क़िस्सा है जिसमें एक नवाब साहब आते हैं
अमीनाबाद में एक फूल बेचने वाली औरत होती है, उस पे एक मिसरा उछालते हैं ये सोच कर कि भाई हम शायरी करेंगे तो शायद ये औरत इम्प्रेस हो जाए। तो वो हरे रंग की साड़ी पहनी होती है उस औरत ने, तो ये कहते हैं सब्ज़ साड़ी में तेरा तन देखा, इनको लगता है वो खुश हो जाएगी। वो उल्टा और तेवर कड़े कर लेती है, उनसे कहती कहाँ के रहने वाले हो? तो ये कहते हैं लखनऊ का हूँ। वो कहती नहीं लखनऊ के तो नहीं हो, लखनऊ के तो नहीं लग रहा हो। बोली क्यों? ये बोलते हैं क्यों? तो कहते हैं लखनऊ के होते तो यूँ ना कहते। तो इनको बड़ा उत्सुकता होती है कि लखनऊ के होते तो कैसे कहते हैं। तो ये कहती है जो फूल बेचने वाली आम औरत है, ये नवाब को कह रही है, एक जो ताल्लुक़ेदार नवाब जो, कि लखनऊ के होते तो यूँ कहते कि सब्ज़ फानूस में एक शम्मा को रोशन देखा। क्योंकि लखनऊ में किसी औरत से, किसी लड़की से ये कहना कि तन देखा, तुम्हारा तन हमने देखा, ये बदतमीज़ी की बात है, इसमें कोई शान की बात नहीं है। तो लखनऊ वाले तो यूँ कहते हैं कि सब्ज़ फानूस में एक शम्मा को रोशन देखा। जैसे इसी तहज़ीब सीखने के किस्से में आपने ये मेंशन किया है कि गुलशेर साहब पूछते हैं कि वक्त का क्या हो गया, और वक्त सुबह हो रही है। कोई ये नहीं कह रहा कि सुबह हो रही है। ये जो भी जो तवाइफ़ें हैं वो कहती हैं कि नथ के मोती ठंडे पड़ गए, कोई कहती है कि मुंह का पान मीठा लगने लगा है। तो एक तरह की ज़बान है। जैसे मुझे याद है हम लोग जब छोटे थे तो एक जोक चला था, जोक तो क्या ही था, हंसी मजाक में लोग कह देते थे कि लखनऊ में, और हमारी हिंदी टीचर ने बताया था ये, और बहुत हंस मुस्कुरा करके कहती हैं कि लखनऊ में तो अगर किसी को कोई डांटता भी है तो कहता है कि हुजूर शांत हो जाइए वरना हमारी जूती आपका माथा चूम लेगी। कुछ और बोलते होंगे पता नहीं, पर ये एक जो लहजा है और जो ज़बान है ये फेमस है लखनऊ की। तो जब लखनऊ की इन औरतों को इस तरह से आपने देखा, इसके लिए जो रिसर्च किया आपने, वो ये दास्तान आपने कहाँ से ये सारी कहानियाँ इकट्ठा करी हैं और ये कहाँ से ये सब कुछ किया? देखिए रिसर्च तो कुछ रिसर्च भी की, और बाकी जो कि हम पैदा हुए पुराने लखनऊ के राजा बाज़ार इलाके में, जो बिल्कुल ख़ास मोहल्ला है जिसकी अपनी ज़बान है, पुराना मोहल्ला, बचपन से वहीं रहे तो ऐसे बहुत सारे किरदार देखे, वहाँ की ज़बान देखी, वही ज़बान शायद थोड़ी बहुत आई। तो काम तो ये एक तरीके से तब से शुरू हो गया होगा जब से चेतना मिली होगी, लेकिन इसको उतार अब दिया कागज़ पर। तो ज़बान की ख़ास बात है इसमें, और ख़ास बात ये भी है कि लखनऊ की जिस ज़बान का इतना चर्चा हुआ, इतनी शोहरत हुई, वो ज़बान आम लोगों ने बनाई है, आम औरतों ने बनाई है। एक बहुत मशहूर वाक़या है लखनऊ का कि मीर अनीस, जो कि खुदाए सुखन कहे जाते हैं, मरसियों के बहुत बड़े शायर हैं, इस कवर पर मीर अनीस की भी तस्वीर है, अमृताल नागर की तस्वीर है, ये मीर अनीस हैं। तो मीर अनीस को अपने शेर को मुकम्मल करने के लिए मिसरा नहीं मिल रहा था। तो उनका वो शेर है, या रब रसूल पाक की खेती हरी रहे। तो उनको मिसरा पूरा शेर नहीं पूरा हो रहा था, मिसरा नहीं आ रहा था, तो ऐसा कहा जाता है। कितना सच है मुझे नहीं पता। किस्सा ये है कि उनकी जो अहलियाँ थी, घर की बिल्कुल आम औरत, उन्होंने ये मिसरा मुकम्मल किया और ये कहा कि संदल से मांग बच्चों से गोदी भरी रहे। तो ये आम, और इसमें भी एक किस्सा है कि मुहज़्ज़ब लखनवी साहब एक बहुत बड़े आलिम हुए उर्दू के, वो जब अपना लुग़त, अपनी डिक्शनरी तैयार कर रहे, उनकी बहुत मशहूर डिक्शनरी है उर्दू की, शब्दकोश मुहज़्ज़बुल लुग़ात उसका नाम है। तो वो जब तैयार कर रहे थे तो उन्होंने अपने खादिम को ख़ास तौर पर शीश महल, जो लखनऊ में एक मोहल्ला है पुराना, वहाँ भेजा था कि जाओ सुन कर के आओ कि इन लफ्ज़ों को, इन अल्फाज को पुराने लखनऊ जो शीश महल में रहने वाली आम औरतें हैं, जो घर में काम करने वाली जो औरतें हैं, वो कैसे अदा करती हैं। तो उनकी मदद ली थी। और तीसरा एक वाक़या इस बात को साबित करने के लिए कि एक मजलिस हो रही थी लखनऊ में, मुहर्रम के दौरान मजलिसें होती हैं, तो एक कोई मौलाना साहब आए थे, मजलिस पढ़ रहे थे, तो उन्होंने पानी जो बोला, करबला में पानी की एक अहमियत है, जो कि करबला में पानी बंद कर दिया गया था आखिरी 3 दिन तो इमाम हुसैन के ख़ीमे का। तो उन्होंने पानी को मानी के लफ्ज़ पर, यानी पानी बोला, जैसे मानी होता है ना। तो वो जो घर में काम करने वाली औरत थी, वो अवधी में बोली, इनका ले जाओ, इनका कुछ नहीं आवत है, क्योंकि इनको ये नहीं पता कि पानी बोला कैसे जाता है। तो ये आम औरतें, जैसे ये भी फूल बेचने वाली औरत थी, लेकिन इसने नवाब साहब को सही कर दिया। वो पान लगाने वाली औरत थी, लेकिन उसने कहा पान कितने लगाऊं, लगाए नहीं जाते। तो इस तरह की चीज़ें। और ये आम, हम जब तहज़ीब की बात करते हैं तो नवाबों की, बेगमों की बात करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि तहज़ीब को बनाया इन आम लोगों ने है। तो लोगों
शुरू से ही है। इसमें एक लाइन आपने पढ़ी होगी, इसमें लिखी है हमने कि तहज़ीब किसी अमीर के ड्राइंग रूम में रखा हुआ गुलदान नहीं है, तहज़ीब किसी फ़कीर के हुजरे से उठने वाली लोबान की महक है जो बिना किसी तफरीक, बिना किसी भेदभाव के अमीर और गरीब दोनों को महकाती है। जी शुक्रिया। बिल्कुल सही। और तो इस किताब की औरतों के बारे में पढ़ के बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो मुझे लगा कि मुझे और मतलब इंटरेस्ट जगाने वाली जो बात होती है वो वाली चीज़ समझ में आई। बहुत बहुत शुक्रिया इस किताब को लिखने का और इन सारी कहानियों को, इन सारे किस्सों को सामने लाने का। मेरा तलफ़्फ़ुज़ उतना अच्छा नहीं है, मेरे उच्चारण में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। मैं एक शेर सुना देता हूँ आपको, उसके बाद तलफ़्फ़ुज़ की कोई आपके तलफ़्फ़ुज़ पर सवाल उठाए तो उसको ये शेर सुना दीजिएगा और ये कह दिएगा हिमांशु बाजपेयी सुना करके गए। जिगर मुरादाबादी का शेर है कि लफ्ज़ तासीर से बनते हैं, तलफ़्फ़ुज़ से नहीं। तासीर असर, लफ्ज़ तासीर से बनते हैं, तलफ़्फ़ुज़ से नहीं। अहले दिल आज भी हैं अहले ज़बान से आगे, दिल वाले जो हैं ज़बान वालों से आगे हैं। तो ये है मामला। बहुत सारे लोग होंगे हमारे कमेंट सेक्शन में जो ये शेर लेकर के जाएंगे और वो नोट करेंगे और वो इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे ख़ास बात जो ये है, जाने से पहले यही कहना चाहूँगी, आपको तो खैर पता ही है, लेकिन हमारे दर्शकों से, कि एक समय हो सकता है ऐसा आएगा जब हमारे देश के, इस दुनिया के छोटे छोटे शहर, उन शहरों में बसने वाले लोग, उन सब की जो एक अलग पहचान है, एक अदा है, एक महक है, उनके जो किस्से हैं वो शायद एक जैसे होते जाएंगे। होमोजेनाइजेशन जिसे कहा जाता है, एक संस्कृति की तरफ बढ़ना वहाँ हो सकता है। मैं नहीं चाहूँगी किसी ऐसा समय ना आए, लेकिन हो सकता है किसी दिन ये सारी जो ये छोटे छोटे किस्से कहानियाँ हैं, इनको सुनाने वाले लोग और इनकी संस्कृति शायद कहीं एक में मिल जाए। और हमें ये जो महक है, ये जो एहसास है, ये शायद अगर तब ढूंढना हो तो वो इसी तरह की किताबों से मिलेगा, जिस तरह की किताबें अभी हम पढ़ रहे हैं, जिस तरह की किताबें हिमांशु जी और आप जैसे कई लेखक हैं जो इस सूंधेपन को, इस अलग सी जो एक अलग सा एहसास इसे बनाए रख रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया उस चीज़ के लिए। और अगर लखनऊ का एहसास करना है, लखनऊ को फ़ील करना है, तो ये किताब ज़रूर एक बार पढ़िएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु जी हमारे स्टूडियो में आने का। आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ऑर्डिनरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन अगर प्रेस कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, सीधे सीधे आप तक अपडेट आती रहेगी। ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, एक एक जो शेर है, एक एक जो लफ्ज़ है वो बहुत मानी खेज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया।